हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी हम कर रहे हैं। इसमें 11th और 12th का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाते हुए बहुत थरली और कॉम्प्रहेंसिवली आपको जेईई एडवांस लेवल तक हम लेकर जा रहे हैं। ये जो पैकेज है सिंगेज का, ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम एक एक करके सारे बुकलेट्स को करेंगे और हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को डिटेल्ड मैनर में इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस और प्रीवियस ईयर्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के साथ अच्छे से कवर करेंगे। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर सर्कल्स पढ़ रहे हैं, जिसकी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइजेस। अच्छे हर अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज शुरू करेंगे हम लिंक्ड आंसर, जो आपके कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसका एक और कैटेगरी का क्वेश्चन, और उस पर क्लैरिटी लेंगे, रिवीजन, रिकलेक्ट करेंगे उन कंसेप्ट्स की जो हम पढ़ते आए हैं। मेरा यकीन है आप ये सारी बातें जानते हो कि हम ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन का कंसेप्ट हमारा नहीं है। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेगा, गेट नोट्स पर क्लिक करके। सीधे लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और देखिए कि क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है और क्या चीज़ें देकर रखी हैं। सबसे पहला डेटा, अ सर्कल एस ऑफ रेडियस 1 है ना। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट, इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR। तो सबसे अच्छा काम तो यही होगा सर कि पहले मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR बना लूं और उसमें एक सर्कल को इंस्क्राइब कर लूं, है ना। तो मैं बनाता हूं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR, और इसके अंदर आई होप ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है PQR, है ना। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल इनसाइड इट। सो आई एम इंस्क्राइबिंग अ सर्कल इनसाइड इट, है ना। हम एक सर्कल इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो जब आप सर्कल इंस्क्राइब करते हैं तो आई थिंक चीज़ें कुछ इस तरीके से होपफुली होनी चाहिए। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये सर्कल हो गया आपका इंस्क्राइब। क्या आपको अच्छे से चीज़ें दिख रही हैं? बिल्कुल सर। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 1, है ना, इसकी रेडियस है 1। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है सर? दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल इज PQR। तो इसकी वर्टाइसेस हैं P, Q और R। अब क्या सर? अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ S विद द साइड्स PQ, QR एंड RP आर DE and F। तो PQ, QR एंड RP, है ना। तो PQ के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है D, QR के साथ जो है वो है E, और RP के साथ जो है वो है F, है ना। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं, PQ, QR एंड RP। अब वो कह रहा है जो लाइन PQ है, जो लाइन PQ है उसकी इक्वेशन है √3x + y - 6। PQ जो आपकी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है सर? इसकी इक्वेशन है √3x + y - 6 = 0। आई होप यही है, √3x + y - 6, है ना। अभी क्या, और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स वो आपको दे दे रहा है। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स कह रहा है 3 टाइम्स √3/2 और 3/2। सो 3 टाइम्स √3/2 आपके पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट D है, इसके कोऑर्डिनेट्स वो आपको कह रहा है वो हैं D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। ये है 3 टाइम्स √3/2 और ऑफ कोर्स 3/2। दीज आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। ये इस तरीके से चीजें दे रही हैं। फर्दर it is given that the origin at the center of circle, जो आपका सेंटर है, are on the same side of line PQ। उसने ये कहा है, इस बात का जो भी मतलब है मुझे नहीं पता, बट इस सर्कल का जो सेंटर है, मान लो यहाँ कहीं है, ये और ओरिजिन, ये जो लाइन PQ है इसके एक ही तरफ है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये पॉइंट PQ के इस तरफ है तो यहीं कहीं आपका ओरिजिन भी होगा। याद रहेगी ये बात। कुछ कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी हमें हेल्प लगेगी इस बात को यूज करने में। तो ये हमारा डेटा है। बस एक छोटी सी बात कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो वो जो रेडियस होती, इन रेडियस, उसकी लेंथ होती 1। याद रहेगा। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है।
अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो सर सर्कल की रेडियस तो पता है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। पहला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला सवाल क्या है भाई? सर अगला सवाल है पॉइंट ई एंड एफ आर गिवन बाय। तो सर उसने आपको डी तो दे रखा है, उसने आपको डी तो दे रखा है, अब आपको ई और एफ निकालना है। ठीक है सर, सोचेंगे कैसे देखा जा सकता है। और आज का तीसरा क्वेश्चन, द इक्वेशंस ऑफ द साइड क्यू आर एंड आर पी आर। तो ये जो आपकी दो साइड्स हैं, कौन कौन सी, क्यू आर और आर पी, इनकी भी आपको इक्वेशंस निकालनी है। तीनों क्वेश्चंस क्लियर है? सर्कल की इक्वेशन, इनके कोऑर्डिनेट्स और इनकी इक्वेशंस। आप देख रहे हो सर्कल के साथ साथ उसने स्ट्रेट लाइंस को भी मर्ज कर दिया है और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो स्टूडेंट्स, ये देखकर कि सर इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे। इन केस इफ यू नीड एनी हिंट, तो मैं कहूँगा कि आप पहले तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। उससे क्या होगा सर? उससे जो ये परपेंडिकुलर बनेगा, शायद वहाँ से आप कुछ हेल्प लेकर, कुछ आइडिया लेकर चीज़ें वर्कआउट कर पाएँ, चीज़ें सोच पाएँ। ऐसे कैसे सर? सुनिए ध्यान से। मान लो मैं इस सर्कल के सेंटर को कहता हूँ सी, कह सकता हूँ क्या? अब हम ये कह रहे हैं आपसे जनाब कि सी से आप ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर। ठीक है सर, सी से हमने ड्रॉप किया क्या? परपेंडिकुलर। और ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये कुछ ऐसा सा है। बिल्कुल सही बात है सर। अब मुझे सी तक पहुंचना है। अच्छा, सी तक पहुंचने से पहले क्या आप मुझे पी क्यू की स्लोप बता सकते हो? क्यों सर? बस ऐसे ही मुझे जानना है। तो सर आप कहोगे पी क्यू की स्लोप यहाँ से निकाली जा सकती है। बिल्कुल। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं √3x को वहाँ पहुँचाता हूँ, आई होप यही इक्वेशन थी आपकी, √3x + y - 6। बिल्कुल। तो अगर मैं √3x + y - 6 में से √3x को उस तरफ पहुंचाता हूं, तो क्या मैं इसकी स्लोप निकाल पाऊंगा? देखो भाई, आई थिंक ये √3x उधर गया है तो -√3। तो शैलाई से ये जो लाइन PQ है, इसकी जो स्लोप आएगी वो कितनी आ जाएगी सर? वो आ जाएगी -√3। सर आपकी बात मान ली हमने। अगर लाइन PQ की स्लोप आती है -√3, तो क्या आप CD की स्लोप निकाल सकते हो? कौन सी बड़ी बात है सर? PQ पर परपेंडिकुलर है CD, तो क्या CD की स्लोप निकालना बहुत टफ टास्क है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो CD की स्लोप क्या होगी? आई थिंक CD है ना। सो CD की स्लोप मैं कहूँगा सर इस लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी -√3 का -√3 का नेगेटिव √3 और उसका रेसिप्रोकल 1/√3। तो CD लाइन जो है उसकी स्लोप आती है 1/√3। सारी बातें छोड़ो सर, क्या आप मुझे एक छोटी सी बात बताओगे? क्या आप मुझे एक बड़ी बेसिक सी बात बताओगे? सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात है। मुझे ये पता है कि ये जो डी पॉइंट है इसकी ये कोऑर्डिनेट्स है और डी पॉइंट से 1 यूनिट डिस्टेंस पर आपका सी पॉइंट सिचुएटेड है। आप सुनना ध्यान से। तो अगर मैं सी डी की इक्वेशन निकाल लूं डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म में, याद आ रहा है, तो उससे मैं डिस्टेंस यूज करके सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं क्या? थोड़ी सी याद दिलाता हूं आपको कुछ चीजों की, याद करो स्टूडेंट्स। हमने कुछ ऐसा पढ़ रखा है जीवन में कि सर अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इस स्ट्रेट लाइन पर ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 - y1। आपको बशर्ते ये पता है कि इसकी स्लोप यानी इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो आप बना रहे हो, यानी क्या, इसका इंक्लिनेशन वो tan थीटा कितना है। तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इंक्लिनेशन भी पता है जो कि है लेट्स से कितना, थीटा। अब अगर इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सिचुएटेड है, अगर इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सिचुएटेड है लेट्स से जिसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लेते हो h, k, तो आप वो h, k के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं जरा इस बारे में बात कर लेते हैं भाई। ध्यान से देखिएगा, याद करिए। सर आप लिखते हो h - x1, आप लिखते हो h - x1 अपॉन कितना, अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू k - y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस। बस प्रॉब्लम ये है, मुझे ये r डिस्टेंस ना सिर्फ यहाँ बल्कि इसके पीछे की तरफ भी तो दिख सकती है। तो ज़रूरी नहीं है मुझे सिर्फ ये कोऑर्डिनेट मिले, मुझे ये कोऑर्डिनेट भी मिल सकता है। और इसीलिए हम r के आगे प्लस माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता वो आगे जाकर या पीछे जाकर मिल रही है। सेम प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है, मुझे नहीं पता कि d से मुझे पीछे जाना है या आगे, डी से मुझे पीछे जाना है आगे। मैंने तो बस एक सिनेरियो बनाया है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सुनिएगा ध्यान से, मैं कहूंगा आप सबसे, बहुत ध्यान से सुना। मान लो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स वही बात मान लेता हूं लेट्स से h, k अपनी सहूलियत के लिए। तो मैं क्या कहूंगा भाई? मैं कहूंगा h - 3√3/2। मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा h - 3√3/2, है ना। रियली सॉरी,
3√3/2 यहाँ आएगा, है ना, अपॉन में क्या सर, cos थीटा। बाय द वे 1/√3 देखकर क्या आपको इसकी स्लोप या इसका इंक्लिनेशन पता चल रहा है? सर 1/√3 होता है 1030, तो टेक्निकली ये जो लाइन CD है ये पॉजिटिव एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे सर, यहाँ लिख लेंगे cos 30। क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? सिमिलरली k-3/2, आई होप आप बातें समझ पा रहे हो। और ये कितना होगा सर, ये होगा sin 30। बस इस बात का आपको ध्यान रहे, इल्म रहे कि सर यहाँ पर जो r है, जो डिस्टेंस है वो 1 नहीं है, उससे आप लीजिएगा +-1, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में गए। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस की, यहाँ तक कोई परेशानी? अब हम एक बार +1 लेकर और एक बार -1 लेकर इस C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। और जब आप C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आपको ये नजर आएगा सर कि C के तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा तो था कि सर जो आपका ओरिजिन है और जो सर्कल का सेंटर है वो लाइन PQ की सेम साइड पर लाई करते हैं। तो शायद इस बात से मैं उन दोनों में से एक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को एलिमिनेट कर दूं और दूसरा हमारा आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। क्या समझ आ रहा है आपको? तो बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पहले +1 लेते हैं और जैसे ही +1 लिया तो सुनिएगा ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है कितना, h-3√3/2। अब डिनोमिनेटर में क्या है, cos 30 और इज इक्वल टू क्या है 1। cos 30 कितना होता है सर, cos 30 होता है √3/2। तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, √3/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक और क्या लिखा हुआ है, k-3/2। डिनोमिनेटर में क्या है, sin 30 यानी 1/2, तो 1/2 उधर गया तो कितना, 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। जब इसे वहाँ पहुँचाया तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स √3/2। 2 से 4 डबल कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2√3। तो h की वैल्यू आती है 2√3 और k की वैल्यू आती है यहाँ से 3/2, उधर गया तो 4/2 यानी 2। तो एक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो आएंगे 2√3 और 2, है ना। इसी तरीके से अगर मैं सोचूं सर तो क्या एक और संभावना है, एक और पॉसिबिलिटी है सर सेंटर के कोऑर्डिनेट की जो आपने सोची नहीं, h-3√3/2 अपॉन जो cos 30 है यानी कि √3/2 है वो -1 से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाता है -√3/2। क्या मेरी बात आप समझ पाए? सिमिलरली ये जो है k-3/2, इसके अपॉन में जो sin 30 है वो -1 से मल्टीप्लाई हो तो वो हो जाता है -1/2। क्या बड़ी बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे हो? और सर अगर आपने इसे थोड़ा एक्सप्लोर किया तो आप क्या कहोगे, देखो ज़रा, माइनस ये इधर आया तो ये हो जाएगा ऐड, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आता है h आता है √3। कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली सर ये जब उधर गया तो 3 - 1 2, 2/2 1, तो k की वैल्यू कितनी आती है सर, k की वैल्यू आती है 1। तो एक सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें कहता है √3,1 और एक कहता है 2√3,2। आप कौन सा चुनेंगे, आप कौन सा लेंगे, इस पर बात करते हैं। सर बड़ी आसान सी, बड़ी सिंपल सी बात है। आप याद करो, एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, कि अगर दो पॉइंट्स किसी एक स्ट्रेट लाइन के, जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ax + by + c = 0, अगर दो पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ लाई करें, जैसे कि एक पॉइंट है क्या x1 y1 और एक और पॉइंट है इसके इस तरफ जो कि क्या है x2 y2, तो सर बात बड़ी साधारण सी ये है कि जब आप x1 y1 इसमें और x2 y2 इसमें पास करेंगे तो दोनों ही या तो पॉजिटिव आएंगे या दोनों ही नेगेटिव आएंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरफ हैं। पर अगर दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों तो उनका प्रोडक्ट यानी क्या, यानी कि सर ax1 + by1 + c1 टाइम्स ax2 + by2 + c2, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। या एक और तरीका कि सर उसने कहा वो पॉइंट जो सर्कल का सेंटर है वो उसी तरफ लाई करता है जिस तरफ ओरिजिन, तो ओरिजिन यानी 0 0 रख के देख लूँ मैं कि उसका साइन क्या आ रहा है, वही साइन इन कोऑर्डिनेट से आना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, फटाफट हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो देखो सर, पहले तो हमने इस स्ट्रेट लाइन में 0,0 पास किया, तो 0 × 0 0, तो ये बचा -6 यानी नेगेटिव। तो इस लाइन के इधर जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं, इस लाइन के इधर जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो क्या होंगे सर, नेगेटिव आपको कोऑर्डिनेट देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे इसमें रखने पर। तो अब मुझे C के वो कोऑर्डिनेट्स चुनना है जिन्हें उस लाइन में अगर पास करें तो नेगेटिव वैल्यू है। तो 2√3,2 पास करते हैं। 2√3,2 अगर पास किया तो ध्यान से देखना, 2√3 √3 × √3 3, समझ रहे हो, 3 × 2 6,
+2 - 6, तो 6 से 6 कैंसिल, बचा +2। तो सर ये तो आ रहा है पॉजिटिव, ये हो गया डिस्कार्ड, तो बचा वो दूसरा वाला आंसर होगा। इन केस अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। देखो भाई, √3, 1 रखकर √3, 1 पास किया, तो √3 इंटू √3 3, 3 + 1 4, 4 - 6 -2 यानी नेगेटिव। तो आप कौन सा वाला आप ऑप्शन एक्सेप्ट या सेलेक्ट करेंगे? सर आपके लिए जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे √3, 1, ये नहीं। और जैसे ही मुझे पता चलता है √3, 1 हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और सर इस सर्कल की रेडियस है 1, तो क्या मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ? सर √3, 1 से मुझे क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन डी। आपको नहीं दिख रहा है तो मुझसे पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मुझे ऑनेस्टली और जल्दी से बताओ, क्या आपको ऑप्शन डी में कोई दिक्कत? सर बड़ी आसान सी बात है, √3, 1 इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इसकी रेडियस 1, तो कौन सी बड़ी बात है? ये क्वेश्चन तो आसान था, आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगले सवाल में उसने पूछा आपसे ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट ई और एफ तक मुझे पहुंचना है, ठीक है सर। पॉइंट ई और एफ तक जब आपको पहुंचना है तो ई और एफ तक पहुंचने के लिए आपको कहाँ जाना है? आई होप ये हम जान चुके हैं कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सर सी के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल चुके हो, ये हैं क्या? ये है √3, 1। अब जब ई तक आपको पहुंचना है मतलब क्या? मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और एफ तक पहुंचना है मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो आपको इन पॉइंट्स तक पहुंचना है। अगेन आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ज़रा दिमाग लगाइए और मुझे ये बताइए कि आप ई और एफ तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, बड़ी ही बेसिक सी ज्योमेट्री लगाकर क्या मैं आपसे अगर पूछूं कि पीडी की लेंथ कितनी होगी तो आप बता सकते हो क्या? मैं आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं पीडी की लेंथ निकाल कर बताओ, तो क्या आप मुझे पीडी की लेंथ निकाल के बता सकते हो? कोशिश करो, उससे क्या होगा? पीडी की लेंथ निकालने के बाद अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि पीक्यू की जो इक्वेशन है वो आप निकाल के बताओ मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म में। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं आपसे पूछता हूं कि पीडी की जो लेंथ आपने निकाली है, बस ये लेंथ निकालने के बाद आप कोशिश करो आपकी स्ट्रेट लाइन पीक्यू, मैं हिंट देना चाह रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। पीक्यू की इक्वेशन निकालिए पैरामीट्रिक फॉर्म में, जैसा जस्ट अभी हमने निकाला है आपका इस वाले तरीके से। सुन पा रहे हो, सोच पा रहे हो स्टूडेंट्स? आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम सो दैट यू लर्न एंड डू इट बाय योरसेल्फ, ताकि आपकी प्रैक्टिस करने की आदत बने। अब आप ये सोच के देखो कि अब क्या मैं ई और एफ तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच सकता हूं? कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई भी हमारे दिमाग में कोई बात जिससे हम चीज़ें निकाल पाएँ, जिससे हम चीज़ें सोच पाएँ? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे सोचो। मैं सबसे पहले तो कहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ? मैं सबसे पहले पहुँचना चाह रहा हूँ, देखो हमारे पास क्या है, सुनना ध्यान से, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ज्योमेट्री में टेक्निकली। एक आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ, अगर अभी क्लिक नहीं किया तो सोच के देख। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है? 1। हाँ सर ये लेंथ 1 है। बस एक छोटा सा थॉट है, चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स ये एक मीडियन की तरह बिहेव कर रही होगी। ये सर हम जानते हैं ये क्लियरली किसकी तरह बिहेव करेगी? एक मीडियन की तरह, है ना? ये क्लियरली सर हम जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये क्लियरली एक मीडियन की तरह बिहेव करेगी। अब अगर ये एक मीडियन की तरह बिहेव कर रही है तो ये एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड तीनों की तरह बिहेव करेगी। तो ये अगर एंगल था 60 डिग्री तो शैलाई से कि सर ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? मैं आपसे ये बोलना, पूछना या बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये डिस्टेंस पता है 1, तो क्या आप ये पीडी की डिस्टेंस निकाल सकते हो? सोच के देखो, निकाल सकते हो क्या? देखो ध्यान से। सर जैसे ही मैंने 1 की हेल्प से पीडी की डिस्टेंस निकाली, बड़ा ही आसान सा तरीका है, सोच के देखो भाई। या फिर अगर आपको वो नहीं निकालना है, बट एनीवे निकाल लो, चलो, है ना, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। देखना, अगर ये मुझे पता है लेंथ CD1 है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो मुझे ये परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस चाहिए। मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस चाहिए, बेसिक आपकी ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिगो। तो मैं कहूँगा सर अगर ये 1 है और ये चाहिए, जहाँ पर 1030 अगर मैं यूज़ कर लूँ तो बात बन जाएगी। तो अगर मैं यूज़ करता हूँ 1030, है ना, तो 1030 को मैं कितना कहूँगा? ध्यान से देखो सर, 1030 जो होगा आपका वो होगा, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में, किसमें? CDP में, हो जाएगा CD/PD। CD कितना है? 1, तो 1/PD आप निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो? 1/PD। बड़ी बेसिक सी बात है, पीडी को यहाँ पहुँचाया। 1030 कितना होता है सर? 1030 होता है 1/√3, तो 1/1/√3 यानी कितना? √3। तो आप एक बात और कंक्लूड कर पाए सर कि ये जो पीडी है, इसकी लेंथ है √3। ये क्यों निकाला सर आपने? हमें समझ नहीं आया।
इससे फायदा क्या हुआ, एक सेकेंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इससे फायदा ये हो रहा है कि वापस गौर से सुनना स्टूडेंट्स, वापस गौर से सुनना। क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन पी क्यू की इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन पी क्यू की इक्वेशन क्या मैं अपनी वही इस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों सर? सुनना अप्रोच, लॉन्ग जो पर्सपेक्टिव, जो लॉन्ग टर्म में आपको चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ वो सोचना। अगर मैं इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन, इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन अगर मैं लिखूं किस तरीके से, मैं इस तरीके से लिखूं कि सर डी पॉइंट से पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूं, तो उससे अगर मैं √3 ऊपर गया तो पी मिल जाएगा और √3 नीचे गया तो क्यू मिल जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सुनना ध्यान से। अगर पी मिल गया, अगर पी मिल गया तो सोच के देखो, ये मीडियन है, ये पीई मीडियन है, तो 2:1 के रेशियो में आपका सेंट्रॉइड डिवाइड कर रहे हैं, जो कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब है। तो इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट पर 2:1 वाला रेशियो लगाकर आई थिंक यहां पहुंच जाऊंगा। और ना सिर्फ P मिलेगा बल्कि सर Q भी मिल जाएगा, और अगर Q और C पता है तो वही 2:1 वाला रेशियो लगाकर मैं F तक भी पहुंच जाऊंगा। तो आई थिंक E और F निकल जाएंगे। बस यही हिंट आपको समझाने या देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहला टास्क तो क्या सर, आपने डीपी निकाल लिया, बहुत खुशी की बात है। अब क्या करेंगे, आई होप आप ये बात रियलाइज कर पा रहे हो कि सर ये मीडियन भी है, तो डीपी और डीक्यू इक्वल लेंथ के होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सब बन जाएगा यहाँ पर, है ना। चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डी से आप √3 यूनिट शिफ्ट करिए, तो आप आगे भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे, वही प्लस माइनस √3। तो एक से आपको पी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और एक से आपको क्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो बिल्कुल सर निकालते हैं, ध्यान से सुनना। अब जब आपने निकालना चाहा पी कोऑर्डिनेट, तो देखो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखना भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। इस लाइन की इक्वेशन लिखने में मुझे पता चला था कि पी क्यू की स्लोप कितनी थी, -√3। पी क्यू की स्लोप कितनी थी, -√3, मतलब टेंजेंट जो टेन थीटा था वो था -√3। क्या आप मुझे -√3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर सकते हो? जैसे कोई कहे आपसे कि टेन थीटा जो है सर वो है -√3, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर टेन थीटा जो होगा वो होगा -1060। क्या मैं सर 1060 बोल सकता हूँ? अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए 60 को ऑफकोर्स आप क्या लिख सकते हो, 60 को आप लिख सकते हो क्या, π/3, है ना, अगर आप रेडियंस में जाना चाह रहे हो। लेकिन सर यहाँ माइनस है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 10। अगर मैं पाई में से सब्ट्रैक्ट करता π/3 को, अगर मैं पाई में से सब्ट्रैक्ट करता π/3 को, ऐसा क्यों सर? ध्यान से देखो भाई, यहाँ कहीं होता पाई में से सब्ट्रैक्ट करते, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो पाई की वजह से 10 तो 10 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा -10 π/3, और ये यही मुझे मिल रहा है। लेकिन जब ऐसा आप करेंगे तो आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या कि सर जो आपका टेन थीटा होगा वो होगा 10 कितना, 3π - π यानी 2π/3। तो क्या आप देख पा रहे हो कि सर थीटा जो है वो है 2π/3, थीटा जो है वो कितना है 2π/3। सर ऐसे कंपेयर कर सकते हैं क्या थीटा और इस एंगल को? अभी फिलहाल आप मान लीजिए कर सकते हैं, जब ट्रिगो पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि अभी मैंने क्यों किया। तो थीटा कितना आ रहा है 2π/3, इसका इंक्लिनेशन आ रहा है 2π/3। तो अब अगर मैं इस पीडी या डीक्यू, इस इक्वेशन पी क्यू को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ जैसे कि मान लो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं h, के, और ऑफ कोर्स उसी तरीके से क्यू के भी निकल जाएंगे। तो सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं पहुँचना चाह रहा हूँ पी और क्यू तक, मैं पहुँचना चाह रहा हूँ पी और क्यू तक। तो मैं क्या कहूँगा, सुनना ध्यान से, मैं कहूँगा h-, मैं क्या कहूँगा h-। वही बात आपके किसके कोऑर्डिनेट्स, आपके d के कोऑर्डिनेट्स, 3√3/2 और 3/2। तो कितना आ जाएगा h- 3√3/2 अपॉन cos 120, अपॉन cos 120। 2π/3 120 होता है, क्योंकि समझो आप π/3 कितना होता है 60 का डबल 120। कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर आपको तकलीफ है तो आप इसे लिख सकते हो 2π/3, बट मेरे ख्याल से ऐसा भी लिखेंगे तो कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे लिख लो क्या 2π/3, कोई डाउट तो नहीं है। विल बी इक्वल टू k - 3/2 अपॉन कितना, अपॉन sin 2π/3, एंड दैट इज इक्वल टू, अब जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो मैं +-√3 ले रहा हूँ। मान लेते हैं +√3 से P मिल जाएगा और -√3 से मुझे Q मिल जाएगा। क्या ये आपको अप्रोच समझ आ रही है? आ रही है। अब सुनना ध्यान से, अब जब यहाँ पे मैंने चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश की तो क्या निकल कर आ रहा है, गौर से देखो भाई। आई थिंक बहुत टफ, बहुत मुश्किल बात है नहीं, पर पहले तो मैं cos 2π/3 और sin 2π/3 सिंप्लीफाई कर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने ट्रिगो नहीं पढ़ा है तो ये पार्ट शायद आपके लिए मुश्किल हो, तो इससे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ। क्या मैं cos 2π/3 को,
क्या मैं cos 2 पाई, I'm really sorry 2 पाई प्लस 3 क्यों लिखा, क्या मैं cos 2 पाई/3 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, cos 2 पाई/3 स्टूडेंट्स, उसे मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस पाई/3, आई होप ऐसा लिख सकते हैं। और sin 2 पाई/3 को sin पाई माइनस पाई/3, आई होप आप मेरी बात से एग्री करते हो। cos 2 पाई/3 को पाई माइनस पाई/3 और sin 2 पाई/3 को पाई माइनस पाई/3 लिखा। इससे क्या सर, देखो पाई के कारण cos तो cos ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और वहां cos होता है नेगेटिव, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी पाई के कारण साइन तो साइन रेशो ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस ने सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ ये पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा sin पाई/3। कोई तकलीफ तो नहीं है सर। ऐसा करने से क्या, ऐसा करने से देखो cos 60 यानी sin 30, आई होप आप समझते हो, यानी कितना हो जाएगा -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं सर। ये है sin 60 यानी √3/2, तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा √3/2। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी। तो इस तरीके से आपको cos 2 पाई/3 और sin 2 पाई/3, these were nothing but what, these were the values of cos। ये चूंकि अभी आपने ट्रिगो नहीं पढ़ा है, इसलिए मेरा मानना है कि बस आपको कोई परेशानी ना हो इस स्टेप को समझने में, इसलिए मैंने इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। वरना जब हम ट्रिगो पढ़ लेंगे तो मैं कहूँगा कि ये सारा काम आप अपने ब्रेन में कैलकुलेट करेंगे, इतनी कैलकुलेशन आप ऐसे नहीं करेंगे। अब क्या सर, अब अगर मैं सोचता हूँ इस वैल्यू को रखने का, क्या cos 2 पाई/3 -1/2 और √3/2, तो कैसे सोचेंगे, बात कर लेते हैं इस बारे में। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वैल्यूज हम रखेंगे, राइट। तो रख के देखिए और निकालिए क्या आ रहा है। तो सर सबसे पहले तो cos 2 पाई/3 जो हमने निकाला कितना सर, ये निकल रहा है हमारा -1/2, है ना। तो यहाँ रखा -1/2। अब दोनों सिनेरियोस पर बात कर लेते हैं, एक बार +√3 एक बार -√3 पर। पहले से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। h माइनस कितना 3√3/2 अपॉन cos 2 पाई/3 कितना आया सर, ये आ रहा था -1/2, और ये जो आ रहा है k माइनस 3/2, ये कितना आ रहा है सर, sin 2 पाई/3 विच इज √3/2 आई बिलीव, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस माइनस √3। आई होप यही आ रही हैं दो चीज़ें, यहीं इस तरीके से दो चीज़ें आ रही हैं, -1/2 और √3/2। अब सर अगर आप चीज़ें निकालना चाहो तो मैं दोनों पहलू एक एक करके एक्सप्लोर करूंगा, पर पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। h की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो h की वैल्यू क्या आ रही होगी सर, h की जो वैल्यू आ रही होगी वो अगर -1/2 मल्टीप्लाई किया है ना, -1 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस प्लस √3/2 और क्या प्लस 3√3/2। आई होप आप समझ पा रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई करने से वो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। मैं ऐसे सीधे लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली जब आप k निकालना चाहेंगे तो k के लिए आप क्या लिखेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, मतलब 3 बन जाएगा तो हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/2, और इसमें आकर ऐड हो रहा होगा कौन, 3/2। आई होप आपको ये बातें नज़र आ रही हैं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। तो सर एक बार वो ऊपर वाले साइन माइनस प्लस और प्लस प्लस यूज़ कर लीजिए, एक बार प्लस प्लस और माइनस प्लस यूज़ कर लीजिए। तो जैसे ही ऐसा किया तो मेरे ख्याल से मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, पहली बार जब हमने माइनस प्लस यूज़ किया तो √3/2 को सब्ट्रैक्ट किया 3√3/2 में से, तो आ जाएगा 2√3/2। आई होप आप समझ रहे हो, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा √3। तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिला, √3, इसका y कोऑर्डिनेट। आप समझ पा रहे हो ना, हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया तो 3√3 में से √3 गए तो 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल तो बचा √3। यहाँ पर प्लस प्लस यूज़ किया तो 3/2 तो आई थिंक 3, क्योंकि ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 3, तो एक कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा √3, 3। अब दूसरा कोऑर्डिनेट, अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, तो √3, 3 + 1 4√3/2, उसको 2 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या सर, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ आपसे तो फिर क्या सर, यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया तो 3/2 में से 3/2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाता है 0। तो सर एक तो आएगा √3, और एक आएगा 2√3, एक आएगा √3 और एक आएगा 2√3। आप जहाँ जो यूज़ करना चाहें, है ना। ये है 3√3/2, है ना, जहाँ जैसा यूज़ करना चाहें आपकी सहूलियत, कहीं भी लिख लीजिए, कोई बहुत मेजर या बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो एक जगह तो मैं लिख लेता हूँ क्या, लेट्स से √3, 3, और एक जगह हम लिख लेते हैं 2√3, 0, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 2√3, 0। आई थिंक चीज़ें अभी सॉर्टेड हैं। जैसा भी आपको लिखना है, अगर आप चाहते हैं इसे वहाँ लिखना, वहाँ लिख लीजिए, कोई बहुत बड़ा मेजर फ़र्क या डिफरेंस नहीं आ रहा है। सर अभी तो आपने निकाला P और Q, जब आपने निकाल लिया है P और Q तो क्या आप अब E और F निकाल सकते हैं? मेरा यकीन करिए आसान है। ऐसे कैसे आसान है सर, बात समझो। आपकी जो ये PE है, ये जो PE है, ये मीडियन हुई ना,
और मीडियन यानी कि सेंट्रॉइड सी मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर मुझे ई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, मैं अगर इसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए x1, y1, या चलो हम मानते चले आ रहे हैं h, k, तो मैं इसे लिख लेता हूँ लेट्स से h, k। तो आप क्या कहोगे, सर ये रेशो जो है PC:CE वो है 2:1, वो रेशो है 2:1, तो आप क्या कहोगे सर, ध्यान से देखना, 2h प्लस √3। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2h प्लस √3 अपॉन 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू √3। क्या इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति? सिमिलरली आप एक और काम करेंगे, 2k प्लस 3, यहां से क्या मिलेगा सर, यहां से मिलेगा 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, जो कि किसके इक्वल होगा सर, जो कि क्लियरली इक्वल होगा किसके, 1 के। आई थिंक सर यहां से आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बहुत इजीली निकाल सकते हो। देखो कैसे सोचेंगे, सर यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 2h जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3√3, और उसमें से एक √3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ जाएगा 2√3। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जैसे ही आपने क्या किया, ये 3 मल्टीप्लाई किया तो 3√3, ये √3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2√3, और 2 से 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आती है, √3। तो h की वैल्यू कितनी आती है, √3, है ना। सिमिलरली यहाँ पर देखो भाई, ये 3 गया, 3 से 3 कैंसिल, आई होप आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 3 गया, 3 से 3 कैंसिल, आई होप आप देख पा रहे हो, है ना। और जैसे ही 3 से 3, आई होप ये देख, 3 - 3 0, तो k की वैल्यू कितनी, 0, तो ये आ जाएगा √3, 0। ये किसके कोऑर्डिनेट है, e, ये कितना जाएगा भाई, √3, 0, और आई होप अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा √3, 0। और आपको दिख रहा है अगर QE इस लाइन पर है तो 2√3 और √3, तो ये आपको दिख रहा होगा क्या है, ये आपको दिख रहा होगा क्या है। फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं हेल्प करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, हम तो एनीवे F तक पहुँचते हैं। चलो, अगर आपको ये दिख रहा होगा ना तो इससे और इससे भी आप इस तक आ सकते हो, मेरा ये कहना है। बट फिर भी मान लो आपको ये नहीं दिख रहा है, जो कि इससे दोनों को देखकर दिखना चाहिए, क्योंकि ये लाइन का y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है ना, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है 0। और आप डिस्टेंस देख लो, 2√3 से √3, तो ये √3 डिस्टेंस, तो √3 से √3 डिस्टेंस और माइनस की, तो क्या आपको नजर आ रहा है मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। एनीवे आपको ऐसे देखना है तो ऐसे देख लो, सोच के देखो। आपके पास सर QF एक वही बात, वापस मैं इसको क्या मान लेता हूँ, F के कोऑर्डिनेट को अगर अभी फिलहाल सॉल्व करना है, जहां भी मुझे वेरिएबल लग रहा है मैं उसे मान ले रहा हूँ h, के। फिर वही बात स्टूडेंट्स, आपके QF को C ने 2:1 के रेशो में डिवाइड किया है, आपके QF को C ने 2:1 के रेशो में डिवाइड किया है, तो फिर से वही बात, सुनना ध्यान से, 2:1, तो 2h, आई होप आप समझ पा रहे हो, 2h प्लस 2√3, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं सर, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2h प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू अगेन कौन, √3। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो भाई। एंड सिमिलरली क्या भाई, 2k प्लस 0, आई होप आप समझ पा रहे हो, 2k प्लस 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा सर, यहाँ पर आपको मिलेगा 2k प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 विच इज 3 विल बी इक्वल टू दिस 1। आई थिंक अब आप चीज़ें सोच पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आपको स्ट्राइक कर रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। देखो भाई, ये आ जाएगा 3 यहाँ पर, तो 3√3 में से 2√3 सब्ट्रैक्ट किया तो √3, और √3 को 2 ने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, √3/2। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो है 2h, यह जाएगा 3√3 में से 2√3 गया तो √3, तो आपको दिख रहा है क्या, h की जो वैल्यू है वो है √3/2। मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, पर ये सारी कैलकुलेशन आपको ब्रेन में करनी है ताकि आप टाइम बचाएं। यहाँ से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या, कि सर k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सर k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2। √3/2 और 3/2 ज़रा सोच के देखो, √3/2 और 3/2 क्यों होगा, क्योंकि r डेफिनेटली क्या रहा होगा, 0। तो f के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता चल गए, जो कि क्या है सर, f के कोऑर्डिनेट जो हमें पता चले वो चले √3/2, 3/2। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि आप चाहें तो अब मीडियन वाला, सेंट्रॉइड वाला 2:1 का कंसेप्ट मत लगाओ, इसका और इसका मिड पॉइंट है, इसका और इसका मिड पॉइंट है f, वैसे सोच लो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई। ये सारी डिस्टेंसेस √3 है ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मीडियन है। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आई सर। इससे क्या, इससे आई थिंक मुझे e और f के कोऑर्डिनेट मिले, 3, 0 और √3/2, 3/2, है ना। तो अगर यहाँ से मैं आगे देखूँ, अगर यहाँ से मैं चीज़ें देखूँ तो कौन सा ऑप्शन दिखता है भाई। अगर यहाँ से हम देखें सर, तो मेरे ख्याल से सर सीधा सीधा आप ऑप्शन ए मार्क करके खुश रहिए,
क्या किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति अगर मैं ऑप्शन ए मार्क करूँ तो? आई थिंक आप सभी को दिख रहा है सर, √3/2, 3/2, √3, 0 ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आए थे। अब क्वेश्चन क्या बचा है? अब क्वेश्चन में क्या पार्ट बचा है? अब बचा है सर QR और RP की इक्वेशन बताओ। मेरा कहना है अगर ये दोनों कर लिए ना तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो QR और RP की इक्वेशन। आई थिंक सर अब क्या बचा है? अब तो जीवन आसान है। QR और RP की इक्वेशन आप क्यों नहीं लिख सकते? आपके पास सब कुछ तो है। अरे सर आपके पास सब कुछ है, मतलब मैं क्यों बताऊं आपको QR या RP की इक्वेशन कैसे निकालनी है? आपको क्या नहीं पता है? आई थिंक ये तो अब आसान है सर। QR मतलब क्या? Q के और R के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यों नहीं निकाल सकते? और सेम RP के भी कोऑर्डिनेट्स, R और P के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यों नहीं निकाल सकते? मान लो मुझे QR की इक्वेशन लिखनी है, तो QR क्या है सर? 2√3, 0 और 0, 0 और RP क्या है? √3, 3 और 0, 0। क्या सीधे सीधे लिखें? 2√3, 0 और 0, 0 से बनने वाली इक्वेशन किससे पूछ रहा हूँ भाई? 2√3, 0 और एक पॉइंट है क्या? 0, 0। इनसे बनने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखेंगे भाई? सर इनसे बनने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो मैंने सीखी है, फिर वही बात, y - 0 इज इक्वल टू y2 - y1। सो y2 - y1 यानी 0 - 0। आप समझ रहे हो? तो ये क्लियरली सर एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। आप समझना बात को, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, बस एक बार मैं नोटिस कर लेता हूँ मैं कुछ तो गलत कह रहा हूँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन क्लियरली क्या है सर? ये लाइन आपकी जो है इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस के पैरेलल। बस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। 2√3, 0 और 0, 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, y - 0 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप समझ पा रहे हो? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, y2 - y1 यानी 0 - 0 तो ये हो जाता है 0 अपॉन x2 - x1 तो ये हो जाएगा कितना? -2√3। और इस दौरान बस ये ध्यान रखिएगा कि आप एक छोटा सा काम और कर लें। क्या सर? आप छोटा सा काम ये कर लें, x माइनस, है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस कितना? x माइनस, आई थिंक मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा x माइनस कितना? 2√3। क्या आपको सारी बातें समझ आ रही हैं बिना किसी परेशानी, दिक्कत या तकलीफ के? आई थिंक चीज़ें आसान हैं। अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं तो सर बिल्कुल सीधे सीधे चीज़ें दिख रही है। 0 अपॉन एनीथिंग और इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये आ जा रहा है y इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जा रहा है सर? y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है? y इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्लियरली कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। मेरा कहना है सर इतना घुमा फिरा के सोचने से अच्छा होता आप यहीं देख लो। आप देखो ना, x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट है, मतलब ये एक्चुअली फ्लिप होकर ऐसा बनना था, पर अब ठीक है जैसा भी आ रहा है वो आ रहा है ना। 0, 0, 0, 0 के बाद आ रहा है √3, 0 और ये आ रहा है 2√3, 0। तो इन सब का y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट चेंज होता चला जा रहा है। तो ये क्लियरली इक्वेशन क्या आ रही है? ये इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 0। मैं भी थोड़ा सा एक सेकेंड के लिए कन्फ्यूज हुआ क्योंकि हमने जो बनाया है और उसमें थोड़ा सिंक नहीं है। तो ये रही आपकी x एक्सिस की इक्वेशन, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से सोचें तो वैसे तो देखकर ही क्लिक हो जाएगा, बट फिर भी अगर आपको मानना है तो निकालो। 3√3 से सॉरी √3, 3 से 0, 3, 0, 0। सो √3, 3 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है 0, 0। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में आपका क्या विचार है? सुनिएगा ध्यान से। y - y1 है ना, तो ये वाला ले लो, इज इक्वल टू y2 - y1, सो 3 अपॉन x2 - x1 √3 और x - 0 तो ये हो जाएगा x। आई थिंक सर ये तो और आसान है। √3y इज इक्वल टू 3x। जैसा भी आपको दिखे ऐसा कोई एक ऑप्शन होगा, या फिर आप इसे और सिंप्लीफाइड मैनर में लिखना चाहते तो आप इसे ऐसे लिख लेते। कैसे भाई? कि सर 3 को √3 लिख लेते तो y कितना हो जाता? y हो जाता √3x। दिस कुड हैव बीन द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन। तो एक तो होगा y इज इक्वल टू √3x और एक होगा y इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इस तरीके से आपकी ये दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आएंगी जो कि मुझे दिखना चाहिए इन दोनों ऑप्शंस में, मतलब किसी एक ऑप्शन में रादर। तो यहाँ पर एक तो आपका है y इज इक्वल टू √3x और एक है y इज इक्वल टू 0, जिसको लेकर मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको यकीन हो रहा है कितना डिटेल्ड है ना, कितना मतलब थरो आई वुड से, और कितना मतलब कॉम्प्रहेंसिव, कितना मतलब सब कुछ उसमें दे दिया उसने, हर चीज़ पूछ ली, सारा ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज आपका चेक किया उसने, सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, एवरीथिंग दे असिस्ट, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड। सो इस क्वेश्चन को करने में तो वक्त लगेगा, तो 3 क्वेश्चंस भी तो होंगे, 3 क्वेश्चंस भी तो हुए और दे विल कैरी सम गुड मार्क्स। तो आपके इस तरीके से आपको चीज़ें सोचनी है। आई होप आपको समझ आ रहा है। डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चंस। कब? जब आपने कंसेप्ट्स पढ़कर रखे हों, जब आपने बातें अच्छे से सीख कर रखी हों,
है ना। एक ज़रूरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपको क्या करके रखना है, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, है ना। तो वहाँ पर लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो सेव प्लेलिस्ट या ऐसा कोई प्लस साइन दिखाई देगा, उससे ये प्लेलिस्ट आप अपने अकाउंट में सेव करके रख लीजिएगा। इससे आप हमेशा सिंक में रहोगे, आपको हमेशा दिखते रहेंगे कि कितने वीडियोस आ चुके हैं, कितने रिलीज हो चुके हैं, आपने कहाँ तक देख लिया है, आपने कहाँ तक देख लिया और कितने बाकी हैं, ताकि आपका कोई भी बैकलॉग क्रिएट ना हो, आप हमेशा अपडेटेड रहो, यू ऑलवेज स्टे अपराइज्ड। दैट्स आर मोटिव, दैट्स आर इंटेंट, है ना। बहुत थरली, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड मैनर में हम ये कर रहे हैं। ये बेसिकली में हम डिस्कस करते आए हैं कि सिंगेज का जो पैकेज है, ये मैथमेटिक्स का जो पैकेज है 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D और ऑफ कोर्स आपका क्या अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम ऑलमोस्ट इसी सेंस में, इसी ट्रेडिशन में, इसी मैनर में इन सारी बुक्स को कवर करेंगे और हम बिल्कुल ये अश्योर कर रहे हैं आपको कि हम हर चैप्टर, हर बुक के हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब उसके हर कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसमें दिए गए इलस्ट्रेशंस को, जो कि एग्जाम्पल के आपके क्वेश्चन हैं वो करेंगे, उस चैप्टर के एंड होने पर उसके एक्सरसाइजेस करेंगे और यकीनन तौर पर आप निश्चिंत रहिए कि उसमें जो JEE आर्काइव दिए हैं, जो JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिए हैं, हम वो भी करेंगे। तो जो भी आपका सर्कल्स चैप्टर चल रहा है, इसकी एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, फिर हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर शिफ्ट होंगे और इस तरीके से हर चैप्टर को बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। बस गुजारिश इतनी सी है कि आप भी इसे और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और लोगों से शेयर करें। शेयर इट विद everyone whosoever you know. This is the best way for people to get to know about us, so that imagine for a while absolutely 100% free of cost quality online education platform. To what great extent can it help a lot of students, in what great manner? And that's our motive. फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकती है। हम चाहेंगे कि आप इसे और लोगों तक पहुंचाएं और स्टूडेंट्स से शेयर करें। whosoever you feel like sharing with, please share it with as many aspirants as you all can. I think you all are getting our notion, intent और motive कि हम कैसे चीज़ें आपके लिए बना रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। बस अच्छे से पढ़िए। The only thing which I would expect from you is don't lose your attention, don't lose your focus, don't lose your concentration. Stay attentive, stay alert. अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन, अच्छा फोकस, अच्छा डिटर्मिनेशन चाहिए होगा इन लेक्चर्स को देखने के लिए, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट। एंड देन फाइनली, जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब आप चीज़ें देख रहे हैं, तो नोट्स बनाइए। ये आपकी हेल्प करेंगे चीज़ों को रिवाइज करने में। और फिर आखिर में फाइनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन खुद से करिए। मेरे एक्सप्लेन करने के बाद भी समझ आ जाए तो एक बार खुद से ज़रूर करिए, क्योंकि इसी से आपके कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे। आई होप आप ये सारी बातें याद रखेंगे। विद दैट आई बिलीव आज के लिए मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी हैं। एक अच्छा डिस्कशन हमने किया, एक अच्छे क्वेश्चन को डिटेल्ड मैनर में हमने पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां और डिटेल्ड मैनर में और कई सारे अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। अभी और भी बहुत सारी कैटेगरीज आना बाकी हैं, जैसे मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप तो हमने किए जो कॉम्पिटिशन थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और फिर JEE आर्काइव आपकी जो JEE एडवांस्ड के PYQs हम करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, हर चैप्टर को थरली हम कर रहे हैं और टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको पता है ना, डेली 2 लेक्चर्स आ रहे हैं। अच्छे से देखिए, रेगुलरली देखिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखिए, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। ख्याल रखिए स्टूडेंट्स अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।